हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? ए OAS, बी आसियान, सी सार्क, डी ECOWAS। बताइए। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। OAS का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। आसियान आपको पता है, सार्क आपको पता है। इकोवास का फुल फॉर्म क्या है? द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। अब आप बताइए कि इनमें से क्षेत्रीय आर्थिक संगठन कौन सा नहीं है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ये रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अमेरिकन स्टेट्स का एक संगठन है। ये एक कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड किया गया 1948 में। बाकी आपको पता है आसियान आर्थिक संगठन है, क्षेत्रीय सार्क भी है, और इकोवास नाम से ही पता चल रहा है द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये इसमें 15 नेशंस इसके मेंबर हैं और ऐसे मेंबर नेशंस हैं जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन से बिलोंग करते हैं और ये इसके थ्रू अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वॉज क्वाइंड बाय। ग्लोबलाइजेशन शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था? ए रॉबर्टसन, बी कापलान, सी बर्टन, डी स्प्रिटी। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन वर्ड आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्टसन। रोनाल्ड रॉबर्टसन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन शब्द को क्वाइन किया है। ग्लोबलाइजेशन शब्द देखिए, नाम से ही लग रहा है ये दो शब्दों से बना है, एक ग्लोबलाइजेशन और दूसरा लोकलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल के साथ साथ जो लोकली मार्केट है उसमें भी लोगों की नीड्स को प्रोवाइड करना, उनको प्रदान करना, लोकल कल्चर्स का ख्याल रखकर मार्केट में अपनी सर्विस देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? ये बुक है, आपसे इसका ऑथर पूछा जा रहा है कि कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी बुक को किसने लिखा है? स्कॉलिट ने, हार्वे ने, हेल्ड ने या फिर गिडेंस ने? इसका सही आंसर क्या होगा? और ये इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी किताब है हार्वे की। डेविड हार्वे ने ये बुक लिखी है और ये पब्लिश कब हुई है? 1989 में। तो इस बुक को आप मेंशन कर लीजिए, जहाँ पर आप बुक एंड ऑथर्स लिख रहे हैं वहाँ पर इस बुक को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द 2-person जीरो सम गेम द आउटकम इज। दो व्यक्ति शून्य राशि के खेल में परिणाम है। ए इंडिसीजन, असमंजस, बी डिसीजन, फैसला, सी कंटिन्यूअस स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष, डी कॉपरेशन, सहयोग। 2-person जीरो सम गेम, ये गेम थ्योरी में आता है आपके सिलेबस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब आप बताइए कि इसका परिणाम क्या होता है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिसीजन, फैसला। ये मैथमेटिकल मॉडल
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लाया गया, गेम थ्योरी में यूज़ किया गया, जिसके एडवोकेट कौन थे? मार्टिन सुबिक हैं, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न है, कार्ल ड्यूच हैं। अब आप समझिए कि 2% जीरो सम गेम है क्या। ये बताता है कि 2 प्लेयर हैं गेम में इन्वॉल्व हैं। अब वहाँ पर जीरो सम गेम का मतलब ये हुआ कि एक प्लेयर जीतेगा और एक प्लेयर हारेगा। इस तरह जो उनका स्ट्रगल है वो डिसिसिव होगा, फैसला आ जाएगा, और जो विक्ट्री है वो एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देगी। 2% जीरो सम गेम यही डिफाइन करता है। एक और होता है, वो है नॉन जीरो सम गेम, जिसमें कि कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों ही प्लेयर्स के बीच में रहता है, जिसकी वजह से ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। एक बार आप जब गेम थ्योरी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसे जरूर पढ़ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन है, Who among the following does not agree on central importance of the state in international relation? निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? ए प्लुरलिस्ट, बी रियलिस्ट, सी नियो रियलिस्ट, डी स्ट्रक्चरल रियलिस्ट। बहुलवाद है यथार्थवादियों, नव यथार्थवादी ने, या फिर संरचनात्मक यथार्थवादी ने। किसने राज्य को सेंट्रल इंपॉर्टेंस में नहीं रखा है अंतरराष्ट्रीय संबंध में? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी का कोई सवाल है और आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि आप ऑप्शंस देखिए। हो सकता है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल गिव अप मत किया करिए, क्वेश्चन को देखिए, एक बार नहीं आया दोबारा उसको पढ़िए, उसके ऑप्शंस को देखिए, आपको क्वेश्चन वो आ सकता है। बस आप थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाइए, उसमें कुछ सोचिए, ऑप्शंस के साथ सवाल को उसका रिलेशन बनाइए कि क्या ये आंसर हो सकता है, तब आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लुरलिस्ट, बहुलवादी। बहुलवाद ने देखा आपने कि अगर आपने पढ़ा होगा बहुलवाद के बारे में, तो इन्होंने सेंट्रल इंपॉर्टेंस राज्य को नहीं दिया है। इनफैक्ट इनका मानना था कि शक्ति का कोई केंद्र नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एरियाज ऑफ सार्क कॉपरेशन? निम्नलिखित में से कौन सार्क सहयोग के क्षेत्रों में शामिल नहीं है? ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बी एनर्जी एंड एजुकेशन, सी रूरल डेवलपमेंट, डी स्पोर्ट्स। कृषि विकास है, ऊर्जा और शिक्षा है, ग्रामीण विकास है और खेल है। बताइए, सार्क आपने पढ़ा होगा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है, तो आपको यहाँ पर कॉपरेशन का एरिया बताना है कि सार्क किस क्षेत्र में सहयोग नहीं करते हैं ये देश। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पोर्ट्स। खेल के बारे में कोई बातचीत नहीं है, कृषि विकास में सहयोग होता है, ऊर्जा और शिक्षा पर भी होता है, और ग्रामीण विकास पर भी होता है, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी पर होता है, संस्कृति पर भी होता है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी इसमें चर्चित होते हैं कि गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन पर भी कॉर्पोरेशन होता है सार्क नेशंस के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वाज इनिशियली मूटेड बाय। संरचनात्मक समायोजन की नीति को शुरू में इसके द्वारा लिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी विश्व में देश, या फिर यूएस एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, या आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी को सबसे पहले इनिशियली किसने अपनाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शन अच्छे से देख लिया करिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस पर मैंने एक और क्वेश्चन प्रीवियस में कराया है, तो अगर आपने आईआर के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ही ये पॉलिसी स्टार्ट की थी। इसमें था क्या?
ये इकोनॉमिक पॉलिसीज इसमें मतलब बताई जा रही थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो विकासशील देश थे उनको 1980s के बाद में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने लोन के थ्रू इन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने का काम करा जा रहा था, जिससे कि इनका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सके, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके और जो उनके यहाँ पॉवर्टी है वो ख़त्म की जा सके। एक तरह से कम, पॉवर्टी कभी ख़त्म नहीं करना थोड़ा सा मुश्किल है, पॉवर्टी को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपने लोन देने के थ्रू स्टार्ट की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बुक रिटन बाय किमलिका? निम्नलिखित में से कौन किमलिका द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? ए मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतवाद, बी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, सी पॉलिटिक्स इन दी वर्नाकुलर, लोक नीति में राजनीति, डी द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी कल्चर, अल्पसंख्यक संस्कृति के अधिकार। अब बुक आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए, आपको आसानी से बुक्स के नेम इंग्लिश में लर्न हो सकते हैं। आप इंग्लिश में ही बुक पढ़ा करिए, क्योंकि वेस्टर्न थिंकर्स अपनी बुक इंग्लिश में ही लिखते थे और टाइटल भी उसका इंग्लिश में ही रहता है। हम भले ही उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें, पर टाइटल उसका इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में ही कोशिश किया करिए कि आपको बुक का नाम आए। आप बताइए कि इसमें विल किमलिका की कौन सी बुक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनलिज्म। यह किताब विल किमलिका की नहीं है। नेशनलिज्म किताब रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, 1917 में पब्लिश हुई थी। जबकि आप देखिए मल्टीकल्चरलिज्म, सबको पता चल गया होगा अब तक, अगर आपने मल्टीकल्चरलिज्म का टॉपिक पढ़ा होगा, कि जो मल्टीकल्चरलिज्म बुक है ये विल किमलिका की है। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप बुक का नाम था, 1995 में पब्लिश हुई थी। और पॉलिटिक्स इन दी वर्नाकुलर 2001 में आई थी विल किमलिका की किताब। और द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर, ये माइनॉरिटी कल्चर की सबसे ज़्यादा बात करते थे, ये किताब भी इन्हीं की है, 1995 में ये भी पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? निम्नलिखित में से किसने पहली बार क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की? किसने शुरू की? ए अरब लीग, अरब संघ ने, बी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग ने, या सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, अमेरिकी राज्यों के संगठन ने, या डी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। बताइए सबसे पहले किसने शुरू किया था क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरब लीग, अरब संघ ने सबसे पहले शुरुआत की थी। ये कब फॉर्म हुआ था? ये 1945 में फॉर्म हुआ था। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब स्टेट्स का, अरब के देशों का। और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से नेशंस थे? इजिप्ट था, लेबनान था, इराक था और सऊदी अरबिया था और यमन था। ये बनाया गया था जिससे कि स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेट किया जा सके पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्राम्स को इनके मेंबर्स के बीच में। फिर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स 1948 में, और यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 में। ये तीनों का फाउंडिंग आपको मैंने ईयर बता दिया, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है अरब लीग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, आसियान डिक्लेरेशन फॉर्मिंग आसियान इज नोन एज। आसियान घोषणा आसियान के रूप में जाना जाता है। सिंगापुर डिक्लेरेशन, सिंगापुर घोषणा, या फिर मनीला डिक्लेरेशन, मनीला घोषणा, या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा, या कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। बताइए। और ये देखिए, इसका आंसर तो सबको आना चाहिए क्योंकि आसियान पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं और वहां पर ये आया भी था। अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छे से उसका फाउंडिंग से लेकर के उसका कॉर्पोरेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, एम, सब कुछ पढ़िए। और रिसेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ वो भी पढ़िए।
अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बैंकॉक डिक्लेरेशन आसियान डिक्लेरेशन को कहा जाता है क्योंकि जो आसियान डिक्लेरेशन था 1967 में जब ये साइन हुआ तो ये बैंकॉक में साइन हुआ था 8 अगस्त को, इसलिए 8 अगस्त को आसियान डे भी मनाया जाता है। और 5 मेंबर्स आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। टोटल 10 मेंबर्स इसमें हैं क्योंकि बाद में ब्रुनई जुड़ गया, वियतनाम जुड़ गया, लाओस और म्यांमार भी आ गए और कंबोडिया भी 1999 में जुड़ गया। आसियान का सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता में है और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसमें शामिल होते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन, द चिकन मॉडल एंड द प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल आर यूज्ड इन दी। चिकन मॉडल और कैदी का दुविधा मॉडल में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ए, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मार्क्सवादी सिद्धांत। बी, रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का वास्तविक सिद्धांत। सी, सिस्टम्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिस्टम सिद्धांत। डी, गेम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत। किसमें प्रयोग किया जाता है चिकन मॉडल और प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल को? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। गेम थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो एक अप्रोच के रूप में आपको मिल जाएगी सिलेबस में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसी में ही चिकन मॉडल और प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये मॉडल क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस के बता दूंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सार्क आर करेक्ट। आपको बताना है कि सार्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, चाइना एंड जापान आर ऑब्जर्वर स्टेट्स कंट्रीज। चीन और जापान पर्यवेक्षक देश हैं सार्क के। सेकेंड, अफगानिस्तान हैज बीन मेड अ मेंबर ऑफ सार्क। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट या ओनली 2 इज करेक्ट या बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 बोथ आर करेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। अब जब आपने सार्क पढ़ा है तभी आप इस सवाल का आंसर सही कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये बात सही है कि चाइना और जापान दोनों ही पर्यवेक्षक देश हैं। इनके साथ में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया भी ऑब्जर्वर कंट्रीज आसियान की हैं, सार्क की हैं। और अफगानिस्तान मेंबर सार्क का है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सार्क कब बना है? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन देखिए, ये भी सार्क पर है। विच इज द लेटेस्ट एडिशन मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का नवीनतम अतिरिक्त सदस्य कौन सा है? ए, म्यांमार, बी, बांग्लादेश, सी, अफगानिस्तान, डी, ईरान। आप बताइए। यानी लास्ट टाइम सार्क में कौन सा देश जुड़ा है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अफगानिस्तान सार्क में 2005 में अप्लाई किया था कि हमें मेंबर बनना है और 2007 में एज अ 8th मेंबर 8वां देश बना और इसने सार्क को ज्वाइन किया। फाउंडिंग मेंबर सार्क के बांग्लादेश थे, भूटान था, इंडिया था, मालदीव्स था, नेपाल था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, पर बाद में अफगानिस्तान ने भी सार्क को ज्वाइन कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग ट्रीटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच लेड फॉर द फंक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमिक क्रम में रखें जो यूरोपीय संघ के कार्य के लिए नेतृत्व करती हैं। ट्रीटी ऑफ रोम है, रोम की संधि। इन देखिए, इन सारी ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ maastricht है, maastricht की संधि। ट्रीटी ऑफ पेरिस है, पेरिस की संधि। मर्जर ट्रीटी, विलय संधि,
कब कब हुई है आप बताइए। जब आपको ईयर पता होगा तभी तो आप इन्हें लगा पाएंगे इनके असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज में। ट्रीटी ऑफ रोम मास्ट्रिच ट्रीटी है या पेरिस ट्रीटी है, इस पर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपको इनका ईयर पता होगा तब आप इस सवाल का आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। ए बी सी डी चारों ऑप्शन देख करके इनको ईयर वाइज आप लगाइए। देखिए, ट्रीटी ऑफ रोम 1957, 1957 में ये ट्रीटी आई जिसमें कि स्थापना हुई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की। फिर है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, ये 92 में साइन की गई थी और 93 से इफेक्टिव थी, तो हम 92 साइन का ईयर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच हो गई। फिर है ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये 1783 में आई थी। फिर है मर्जर ट्रीटी, मर्जर ट्रीटी 1965 में साइन हुई थी, जिसमें कि क्या हुआ था, जिसमें कि 3 यूरोपियन कम्युनिटीज जो अलग अलग थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमेटी थी, इनको तीनों को मर्ज करके एक सिंगल काउंसिल, एक सिंगल कमीशन बनाया गया, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से। अब ईयर वाइज देखिए, सबसे पहले इसमें जानते हैं आप कौन सा आएगा। सबसे पहले इसमें आएगी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 की ट्रीटी, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आएगी फर्स्ट ऑप्शन 1957, फिर है फोर्थ मर्जर ट्रीटी 1965 और लास्ट में ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। ए ऑप्शन देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी ए ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन अगेन ऑन यूरोपियन यूनियन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव जॉइंड यूरोपियन यूनियन इन 2007। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ है। ए लातविया एंड लिथुआनिया, बी स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया, या ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल सकता है कि इस साल में ये देश आया था, तो आप बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। इसलिए आप ये भी फोकस करिए कि किस साल में कौन से मेंबर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। देखिए, आपको बहुत तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने नहीं है, सिलेबस में आप देखिए कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में आपने पहले से भी बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन पर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपियन यूनियन के मेंबर 2007 में बने। यूरोपियन यूनियन कब बना, 1993 में। मास्टर ट्रीटी 1992 में साइन हुई थी, इफेक्ट 93 से करी थी, तो उसी से यूरोपियन यूनियन बना है, यूरोपीय संघ आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन में आपको ऑथर एंड बुक्स मैच कराना है। बर्लिन है, बिलिंग है, अरोन है और बैरी है। कल्चर एंड इक्वालिटी किसकी किताब है इनमें से। पीस एंड वॉर किसकी है। बनाल नेशनलिज्म किसकी किताब है और वॉइस एंड हर्डर किसकी किताब है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन देख करके आप इनको मैच कराइए। मैथ द फॉलोइंग में देखिए, आप 1-2 पहले करने की कोशिश किया करिए कि 1-2 तो एटलीस्ट आपको आए। जब आपको 1-2 आए तो आप ऑप्शन देखिए कि कहाँ पर ये दिया हुआ है। कभी कभार एक भी आने से मैथ द फॉलोइंग निकल आता है, इसलिए बिल्कुल भी अगर नहीं आया आपको 2-3 तो आप डरिए मत, आप क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से उसको और 1-2 मैथ द फॉलोइंग कोशिश करिए, मिलाइए, फिर देखिए ऑप्शन, हो सकता है आपको आंसर आसानी से आ जाए। अब इसमें बर्लिन की कौन सी किताब है। बर्लिन की बहुत फेमस किताब है वॉइस एंड हर्डर, वीको एंड हर्डर इस किताब का नाम है और इसका पूरा नाम है किताब का 3 क्रिटिक्स ऑफ एनलाइटमेंट, वीको, हम एंड हर्डर। ये एसेस का कलेक्शन है ईसा बर्लिन का, 2000 में पब्लिश हुई है ये बुक। फिर है बिलिंग, बिलिंग की कौन सी किताब है, माइकल बिलिंग इनका नाम है, इनकी किताब है बनाल नेशनलिज्म। देखिए किताबों और ऑथर्स को आप एक जगह नोट डाउन करते जाइए। बनाल नेशनलिज्म ये माइकल बिलिंग की किताब है, 1995 में पब्लिश हुई है। फिर है आरोन, आरोन की कौन सी किताब है, आरोन की किताब है पीस एंड वॉर। लास्ट में एक ऑप्शन के बाद बनता है बैरी, ब्रायन बैरी इनका नाम है, इनकी किताब है कल्चर एंड इक्वालिटी, 2001 में पब्लिश हुई है।
अब इसका आंसर क्या है, देखिए ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। देखिए ए बी को बर्लिन, बी को एंड हर्डर है, फिर है बिलिंग का बनाल नेशनलिज्म है, और अरोन का पीस एंड वॉर है, और बैरी का कल्चर एंड इक्वालिटी। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। पीस एंड वॉर का पूरा नाम है पीस एंड वॉर अ थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये अरोन की किताब है, 1962 में पब्लिश हुई है। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ नियोलिबरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद का केंद्रीय तर्क नहीं है। ए मार्केट मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, बाजार संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है। बी फॉर स्ट्रेंथनिंग द रेंज ऑफ चॉइस इनेबलिंग रिसोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, पसंद की सीमा को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत और समूहों को सक्षम संसाधन प्रदान किए जाना चाहिए। सी अ प्लान्ड इकोनॉमी इज इनसफिशिएंट एंड वेस्टफुल, एक नियोजित अर्थव्यवस्था अक्षम और बेकार है। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट नियो लिबरलिज्म का कौन सा नहीं है। नव उदारवाद किसकी बात नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए आप तीनों ऑप्शंस अच्छे से देखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये बात नहीं करता कि हमें एक अक्षम और बेकार अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है, इसकी बात न्यू लिबरलिज्म कहीं नहीं करता। न्यू लिबरलिज्म तो मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी को इनकरेज करता है, स्टेट इंटरवेंशन के साथ में फ्री ट्रेड की बात करता है, प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसी को प्रेफर करने की बात करता है, जैसे कि ट्रेड बैरियर कम हो। नव उदारवाद इन सबको सपोर्ट करता है, बल्कि ये नहीं कहता कि एक प्लान इकोनॉमी इनसफिशिएंट और वेस्टफुल होती है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू गैट द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड आर करेक्ट। गैट सामान्य समझौता शुल्क और व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, इट हैज हेल्प्ड रिड्यूस टैरिफ्स, इसने टैरिफ को कम करने में मदद की है। सेकेंड, इट हैज हेल्प्ड रिड्यूस कोटास, इसने कोटास को कम करने में मदद की है। थर्ड, इट हैज हेल्प्ड रिड्यूस सब्सिडीज, इसने सब्सिडी कम करने में मदद की है। केवल फर्स्ट सही है, या केवल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, या फिर थर्ड केवल सही है, या तीनों स्टेटमेंट सही है। गैट के बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए इट हैज हेल्प रिड्यूस टैरिफ सही है, कोटास को कम करने में मदद करता है, ये भी सही है। सब्सिडी कम करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गैट प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, और ये समझौता 1947 में साइन किया गया था, प्रभाव में आया 1948 से। 123 नेशंस ने लेकिन माराकीस एग्रीमेंट के अंतर्गत 14 अप्रैल 1994 को उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस में WTO के लिए साइन किया, और WTO फाइनली स्थापना हुई इसकी 1995 में। और देखिए गैट में भारत संस्थापक देश था, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इंक्लूड्स, वैश्विक गांव की अवधारणा में शामिल है। क्या शामिल है। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क। सेकेंड, इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल एक्सचेंज, व्यक्तिगत विनिमय की बढ़ती संभावनाएं। थर्ड, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी टकराव। फोर्थ, म्यूचुअल बेनिफिट्स, आपसी फायदे। देखिए ग्लोबल विलेज पर मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखा करिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप बताइए सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए ग्लोबल विलेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है,
दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क ग्लोबल विलेजेस की बात करता है। और व्यक्तिगत विनिमय की बढ़ती संभावनाओं के बारे में बात करता है। और देखिए फोर्थ, आपसी फायदे की भी बात करता है, पर आपसी टकराव की बात ग्लोबल विलेज नहीं करता है। यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। ग्लोबल विलेज अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक आइडिया है जिसमें कि पीपल्स को कहता है कि कनेक्ट करना चाहिए इजी ट्रेवल से, मास मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, जिससे कि एक सिंगल कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पर बन सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके, एक फ्रेंडशिप बन सके वर्ल्ड के सिटीजन्स के बीच में। एक इसका क्रिटिसिज्म आप देखेंगे तो यही है कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सबके कल्चर अलग अलग हैं, इससे टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पर यहाँ पर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है तो आप फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को सही मानेंगे। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो जिसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या जो भी किसी कंपटीशन एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ज़रूर शेयर करिए। होप इट विल हेल्प देम। और अगर इसके पहले आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए। हर यूनिट से, इनफैक्ट मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के वीडियोस ज़रूर लगाइए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन दबा होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।